नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो संपत्ति को लेकर है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर अक्सर परिवारों में विवाद होता रहता है। तो विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि व्यक्ति अपने जीते जी संपत्ति की इस तरह से बंटवारा कर दे कि उसके दुनिया छोड़ने के बाद, दुनिया से जाने के बाद उसके परिवार वाले या उसके जो सगे संबंधी हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी तरह का विवाद ना करें। सबको जितना हक अधिकार वो व्यक्ति देना चाहता है, जिसकी वो संपत्ति है, वो खुद अपने होते हुए ही उसका बंटवारा कर दे। लेकिन वो संपत्ति तब तक उसी व्यक्ति के नाम रहती है जब तक वो जीवित रहता है। इस तरह से बंटवारे का जो तरीका होता है वो होता है विल के माध्यम से। जीते जी लोग अपनी संपत्ति दूसरों के नाम पर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी अगर मैंने प्रॉपर्टी बांट दी, संपत्ति बांट दी और मैं जीवित रहा कई सालों तक और किसी ने मेरी सेवा नहीं की, मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं की, तो मैं कहाँ जाऊँगा। और काफ़ी सारे मामलों में होता भी है ऐसा कि लोग संपत्ति अपने जीते जी बांट देते हैं, उसके बाद जब सबको हिस्सा मिल जाता है तो कोई बुजुर्गों की सेवा नहीं करना चाहता। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने जीते जी संपत्ति लोगों के नाम पर ट्रांसफर बिल्कुल भी ना करें। लेकिन विल जरूर बनाएं, ताकि विल बन जाने के बाद आप अपने सगे संबंधियों को, अपने ब्लड रिलेशन में रहने वाले लोगों को या किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति में जितना हिस्सा देना चाहते हैं वो आप अपने रहते हुए ही उसके नाम से वो आप जीवित रहते हुए ही उनके नाम पर दर्ज करा सकते हैं विल के माध्यम से। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है विल को लेकर ही, जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति अब अपनी संपत्ति का विल करता है तो उसे रजिस्टर्ड कराना अब अनिवार्य नहीं होगा। आमतौर पे होता यह है कि विल अगर कोई बनाता है व्यक्ति तो उसे एसडीएम कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो गवाहों के साथ, ताकि बाद में कोई विल को चैलेंज करके ये ना कह सके कि ये जबरदस्ती बनवा लिया गया है, दबाव में आकर बनवाया गया है, या व्यक्ति के इस दुनिया में ना रहते हुए गलत तरीके से उसके सिग्नेचर का मिसयूज करके बनाया गया है। लोग जब विल को चैलेंज करते हैं तो इसी सब तरह के तर्क देते हैं। इसीलिए लोगों ने विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, ताकि इस तरह के चैलेंजेस को गलत साबित किया जा सके। यूपी में अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अब विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं होगा। अब अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई विल लिख देता है तो वो मान्य होगी, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। अभी तक कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि विल रजिस्टर्ड नहीं थी और उसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया है, क्योंकि पक्षकारों ने चैलेंज किया कि ये गलत विल है, सिग्नेचर उनके नहीं है, गवाह झूठे हैं। इस सब तरह के चैलेंजेस देकर विल को अमान्य कर देते हैं और फिर कोर्ट के लिए फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए विल को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया था कि जो विल बनाने के बाद रजिस्टर्ड नहीं होंगी उसे कोर्ट अमान्य समझेगा, वो विल मान्य नहीं होगी। लेकिन इस फैसले को पलटते हुए अभी हाई कोर्ट ने फिर से ये कहा है कि रजिस्टर्ड विल ना होगी तब भी वो मान्य रहेगी। तो अब विल को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होगा। विल कैसे बनती है कि आप किसी व्यक्ति के नाम पर जो भी चल या अचल संपत्ति है उसको वो किसी सादे कागज पे या स्टैम्प पेपर पे खुद से लिख देता है कि उसके नाम पर इतनी चल और इतनी अचल संपत्ति है, और वो इन व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का इतना हिस्सा देना चाहता है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में का बंटवारा इस तरह से किया जाए। साथ ही 2 गवाहों के भी सिग्नेचर होते हैं उस पर। लेकिन अब तक बिना रजिस्टर्ड किए हुए विल जो है वो अमान्य थी, पर अब आप अगर सिंपल एक पेपर पे भी विल लिख लेते हैं और या नोटराइज करा लेते हैं या 2 गवाहों के समक्ष आप विल लिख देते हैं तो भी वो मान्य होगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आए एक जजमेंट में ये पहले भी कहा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो हैंड रिटन विल की होती है। अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी के समय
अपनी विल को अपने हाथों से लिखकर छोड़ता है, कोई व्यक्ति अपने हाथों से लिखकर कोई विल छोड़कर जाता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी मानी जाती है, क्योंकि हैंड राइटिंग से ये प्रूफ हो जाता है कि जो ये लिखा गया है वो उसी व्यक्ति द्वारा है जो इन सारी संपत्तियों का मालिक था। और हैंड राइटिंग प्रूफ हो जाने के बाद संपत्ति का बंटवारा उसी हिसाब से हो जाता है, उसे कोई गलत भी साबित नहीं करता है। इन सारे तरीकों से अपने संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। या तो आप हैंड रिटन, अगर आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं विल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा है अभी कोर्ट ने कि रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, यानी जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी विल मान्य होंगी। फिर भी मैं यही कहूँगी कि विल जो है उसमें चैलेंज करने का विकल्प बहुत ज़्यादा रहता है। आप के पास ऑप्शन है और आप चाहें तो आप विल को एसडीएम कोर्ट से रजिस्टर जरूर कराएं, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। गवाहों के सिग्नेचर होने के बाद, गवाहों के प्रेजेंट होने के बाद, साथ ही साथ एसडीएम कोर्ट में जब प्रेजेंट होते हैं पक्षकार तो वहाँ के रिकॉर्ड में भी ये सारी चीजें होती हैं, उसे झूठा या गलत साबित नहीं किया जा सकता है। या अगर आपने विल रजिस्टर नहीं कराया है, विल बनाया भी नहीं है और अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है और आपको लगता है कि अब आप बचेंगे नहीं, आप अस्पताल पहुंच गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन फिर भी आप अपनी संपत्ति को किस तरह से किसको देना चाहते हैं, आपको डर है मेरी बेटी को नहीं मिलेगा या मेरे छोटे बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, या किसी बाहरी व्यक्ति ने अगर आपकी सेवा की है, आपके साथ अच्छा संबंध रहा है, आप उसको अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं और उनका नाम भी लिखना चाहते हैं, तो ये सब आप एक सादे कागज पर अपने हाथों से लिखकर भी छोड़ सकते हैं और वो विल भी रजिस्टर्ड विल के समान ही मानी जाती है, उसके बराबर ही उसकी भी वैल्यू होती है। अगर आपने अस्पताल में बेड पर पड़े हुए भी, लेटे लेटे भी अपने हाथों से लिखकर एक नोट छोड़ दिया है विल के रूप में कि आपकी इतनी संपत्ति है और इसमें से कितना कितना हिस्सा आप किसे देना चाहते हैं, तो वो भी विल मान्य है और उसके हिसाब से आपके जाने के बाद संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों से चली आई संपत्ति है, उसके मालिक, उसके वारिस जो हैं वो आपके ब्लड रिलेशन के लोग ही होते हैं। आप उनसे बाहर किसी व्यक्ति को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं दे सकते विल के माध्यम से, और उसमें सभी वारिस को समान हिस्सा दिया जाता है, उसमें आप ज़्यादा और कम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी स्व अर्जित संपत्ति है, आपने खुद कमाकर बनाई है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा, कम या किसी ब्लड रिलेशन से बाहर, सगे संबंधी से बाहर भी आप दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी अपनी औलाद को ही दे सकते हैं, आप अपने किसी मित्र रिश्तेदार को नहीं दे सकते, या किसी बाहरी व्यक्ति ने अगर बुढ़ापे में आपकी सेवा की है, आपका सहारा बना है, तो आप उसे भी इस तरह की संपत्ति दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा ही दे सकते हैं, आप जिसे जितना चाहें उतना दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कमाई हुई संपत्ति है और उसे आप अपने हिसाब से जिसे देना चाहें देने का हक अधिकार आप रखते हैं। आशा करती हूँ विल को लेकर ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। साथ ही साथ ये भी रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अपनी संपत्ति का विल जरूर बनाएं। जीवित रहते हुए आप पावर ऑफ अटॉर्नी ना दें या ऑनरशिप ट्रांसफर बिल्कुल भी ना कराएं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर। लेकिन विल बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपके बाद आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, या जो आपका हंसता खेलता परिवार है, वो बाद में आपस में लड़े झगड़े नहीं, विवाद ना हो उनके बीच में। इसका बंटवारा आपको अपने जीवित रहते हुए ही कर देना चाहिए विल के माध्यम से। इसके साथ ही साथ अगर आपने विल नहीं बनाई है, गलती की है, आपने विल नहीं बनाई, तो कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो क्लेम करेगा, उसको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कोर्ट में किस ग्राउंड पर संपत्ति में हिस्सा मांग रहा है, उससे आपका संबंध क्या था। लेकिन ऐसी संपत्ति को जो उसके सगे संबंधी हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनको इक्वली बांट दिया जाता है, उसमें किसी को ज़्यादा, कम या अपने हिसाब से हिस्सा पाने का हक अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए अगर आप अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से देना चाहते हैं लोगों को, तो उसका विल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।